भी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे क्लासेस को, ठीक है। तो हमारा जितने भी टाइप्स ऑफ वाल्व था वो तो कंप्लीट हो चुका है क्लासेस उसका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीम ट्रैप से, ठीक है। पहले भी आप लोगों ने जो अपलोडेड वीडियो हैं वो तो सभी लोग देख चुके हो क्या क्या चीजें हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं अभी क्लासेस में इंप्रूवमेंट लाते जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट मीन्स और कितना हम डीप उसकी जानकारी ले सके, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा स्लाइड चेंज कर रहे हैं। तो जो चीजें आपने प्रीवियस में पढ़ी हैं वो तो पता होगा, तो इससे आगे आपको और ज्यादा जानकारी होते जाएगा। क्लियर है। तो स्टीम ट्रैप के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे स्टीम ट्रैप क्यों लगाया जाता है, स्टीम ट्रैप की एनर्जी इफिशिएंसी क्या है, स्टीम ट्रैप कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, कैसे उसको कपल्ड किया जाता है, उसके बॉडी कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है ना। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं स्टीम ट्रैप के ऊपर। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, स्टीम ट्रैप, जो सभी लोग देखते हैं, है ना। स्टीम ट्रैप क्या है, किसी भी पाइपलाइन पर, किसी भी पाइपलाइन नहीं बोलेंगे, ज्यादातर हम लोग बोलते हैं इसको स्टीम लाइन। ये हमारा क्या है, मेन स्टीम लाइन है। अब इस मेन स्टीम लाइन में आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग किसी स्टीम को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। अगर आप यहां से स्टीम 400 केजी प्रेशर पर 400 डिग्री टेम्परेचर पर भेज रहे हैं, 1 किलोमीटर आगे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, स्टीम कंडेंस होकर के वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी वाटर को यदि हम लोग डायरेक्ट टरबाइन पर लेके चले जाएंगे तो क्या हो सकता है, हमारा टरबाइन में बहुत सारे इंपैक्ट आ सकते हैं। क्लियर है। तो कंडेंसेट क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट को खराब कर देता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। लेकिन ड्रेन आउट करने से क्या घाटा है, एक तो हमारा स्टीम जो लॉस होता है। अब अगर उसको डायरेक्टली अगर आप ओपन कर देते हैं, कई जगह देखे होंगे स्टीम ट्रैप नहीं लगाता, डायरेक्टली ड्रेन वॉल्व होता है। तो ड्रेन वॉल्व को डायरेक्टली ओपन करने से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। कैसे होंगे, अगर उसके कैलकुलेशन देखोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। कैलकुलेशन में अभी बताऊंगा आप लोग को क्या चीज होती है। तो जब भी हम लोग को क्या करना है, कंडेंसेट वाटर को हमको वहां से हटाना है, तो कंडेंसेट वाटर को हटाने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा डिवाइस यूज करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा स्टीम ट्रैप, जो कि एनर्जी इफिशिएंट भी है किसी भी बॉयलर के लिए। अब ये जो एमएस लाइन है, मेन स्टीम लाइन है, इस मेन स्टीम लाइन में जहां पर कंडेंसेट का पॉइंट दिया जाता है वहां पर एक लाइन आएगा, चाहे वो 1 इंच का हो, 2 इंच का हो, 2.5 इंच का हो, ½ इंच का हो। उसमें क्या लगाया जाता है, एक फ्लेंज वाल्व दिया जाएगा। वाल्व के बाद मतलब अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। फाइनली हमको क्या करना है, यहां पर एक क्या लगाना है, स्टीम ट्रैप लगाना है। स्टीम ट्रैप का काम क्या है, तो कंडेंसेट को बाहर निकालने का काम करेगा। बस इस चीज को याद रखना। कंडेंसेट क्या है, तो स्टीम में उपस्थित जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं उसको क्या करना, रिमूव करना, दैट्स कॉल्ड कंडेंसेट वाटर, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास में बहुत सारे इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है और इसका फॉन्ट बहुत छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा। मैं आपको पढ़ के पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा स्टीम ट्रैप का अगर नॉर्मली इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा, स्टीम ट्रैप most important job to quickly discharge condensate that has formed in steam distribution line, steam trace and steam using equipment. A steam trap must also be to save energy, preventing steam leakage and by discharging non-condensing gases such as air. ठीक है, such as air क्या होगा, non-condensing gases. Steam trap are classified into different categorized based on their construction and operation principle, and there are several different model of steam trap. Consult the link different types, several type of different models and steam trap के बारे से हम लोग आज बात करेंगे। मतलब अलग अलग जगह पर, कहीं पर हम लोग मैकेनिकल स्टीम ट्रैप का उपयोग करेंगे, कहीं पर थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप का उपयोग करते हैं और कहीं पर थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट कंस्ट्रक्शन,
जैसे मैकेनिकल को ही देखा जाए तो मैकेनिकल वाले में आपके 5 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपका आता है फ्लोट टाइप आता है, फ्लोट विथ लीवर टाइप आता है, फिर इन्वर्टेड बकेट आता है, फिर उसके बाद में आपका मेटालिक टाइप आता है और एक आता है बी मेटालिक टाइप आता है। तो इतने बहुत सारे टाइप है ना। मेटालिक टाइप और बी मेटालिक टाइप जनरली जो है थर्मोस्टेटिक वाले में आएंगे, और मैकेनिकल टाइप वाले में जो 5 मैंने बोला, इन्वर्टेड बकेट लीवर, फ्लोट विथ लीवर और एक आता है आपका फ्लोट टाइप, उसके बाद आता है ओपन बकेट और एक आता है हमारा फ्री बकेट कहलाता है। ये 5 प्रकार से आते हैं। अब इन सभी का डिजाइन अलग हो सकता है, सभी का कंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है, किसी का मटेरियल अलग हो सकता है, तो किसी के वर्किंग प्रिंसिपल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक एक करके सबको देखते चलेंगे। जनरली स्टीम ट्रैप का हम लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्विकली क्या कर देता है, कंडेंस को डिस्चार्ज कर देता है, और ये एनर्जी इफिशियंट भी है क्योंकि ये स्टीम लीकेज को रोकता है। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग किसी पाइपलाइन से अगर डायरेक्टली वॉल को ओपन करेंगे तो वहां से स्टीम के साथ साथ कंडेंसेशन के साथ साथ स्टीम भी जाना चालू हो जाता है। अब एक छोटी सी स्टीम जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, उसका भी इंपैक्ट अगर ईयर वाइज देखा जाए तो बहुत पड़ता है हमारे फाइनेंशियल कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो। आगे पढ़ेंगे उसको क्या होता है। नेक्स्ट आता है स्टेप फॉर स्टीम ट्रैप सिलेक्शन। अब स्टीम ट्रैप की सिलेक्शन के लिए हमें क्या चीज करनी होती है? तो जनरली इसके 3 स्टेप को ज्यादातर फॉलो किया जाता है। स्टेप 1 सबसे पहला क्या है, डिटरमाइन डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टीम ट्रैप एप्लीकेशन एंड सेलेक्ट द मैचिंग ट्रैप टाइप। ठीक है, सबसे पहले आपको कहना है डिटरमाइन द डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्चार्ज का रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा आता है सिलेक्शन ट्रैप मॉडल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड ओरिएंटेशन एंड एनी अदर रिवलेंट कंडीशन। अब आपको चेक करना है कि आपके प्रेशर क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या हो सकता है, उस सिस्टम में जो भी जहां पर आप लगा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है, ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि वर्टिकल लगाना है कि हॉरिजॉन्टल लगाना है, ये या इंक्लाइंड लगाना है, इसका ओरिएंटेशन भी डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ अदर रिवेल कंडीशन जैसे कि आपका वहां पर का चीप है या जो भी है, सस्ता है महंगा है, वो सारे चीज, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा। फिर थर्ड स्टेप आता है कैलकुलेट एप्लीकेशन लोड रिक्वायरमेंट। ये सबसे ज्यादा इसी को ही पूछा जाता है, लोड रिक्वायरमेंट कितना है। लोड रिक्वायरमेंट क्या कहलाएगा कि कितने कंडेंसेट को वो लोडिंग क्षमता होती है उसकी, दैट्स कॉल्ड लोड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, स्टीम ट्रैप को यूज करते हैं। लोड रिक्वायरमेंट एंड अप्लाई द ट्रैप मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड सेफ्टी फैक्टर। अब ये सेफ्टी फैक्टर क्या डिपेंड करेगा, हम लोग कई जगह पर क्या करते हैं, गलत ट्रैप का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें जानकारी उतना होती नहीं है अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, अगर आपका 1/2 इंच का पाइपलाइन है तो उसमें कितना कंडेंसेट लोड वाला हमें स्टीम ट्रैप का उपयोग करना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपको सब चीज बताऊंगा कैसे हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी फैक्टर को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। मींस कि अगर आप गलत मान के चलते हैं कि एक पाइपलाइन आपने डिजाइन किया है 44 केजी प्रेशर के लिए, अगर आप उसको 70 केजी प्रेशर पे यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा मतलब वो जल्दी क्या हो सकता है, हमारा ब्रस्ट हो सकता है या फूट सकता है ना। नेक्स्ट आता है फोर्थ, बेस्ड ऑन द फाइनल ट्रैप सिलेक्शन ऑन लोएस्ट लाइफ साइकिल, एलसीसी जिसको बोला जाता है, लोएस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, जिसका कॉस्ट हमारा क्या हो, कम हो। ठीक, नेक्स्ट, इतना समझ में आया ना, क्या क्या बेस पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, आपका वर्किंग प्रेशर कितना है या ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, उसके बाद में टेम्परेचर कितना है, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड, उसके बाद लोएस्ट लाइफ साइकिल को भी देखना है, और साथ में लोड रिक्वायरमेंट जो कंडेंसेट लोड है उसको देखना है। अब चलिए आपको मैं बताता हूं कि इसके फैक्टर क्या इंपैक्ट करेगा। जो आपको स्टीम अगर लीकेज होता है तो कई बार तो दिखाई दे देता है, लेकिन कई ऐसे स्टीम है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, एकदम हल्का सा भी अगर लीकेज रहेगा तो वहां पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डेटा सीट जिसको मैं आप लोग के लिए लाया हूं थोड़ा जानकारी के लिए। तो देखते चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, द इकोनॉमिकल इंपैक्ट, जनरली जो भी हम लोग करते हैं प्लांट में,
वो अगर आप एक छोटा सा कोयला भी अगर आप कहीं पत्थर उसको फेंक दिए मान के चलिए, तो पर भी वो अगर डेली अगर आप एक कोयला को फेंकते जाओगे ना, तो पर भी वो ईयरली में देखोगे तो उसका कंजप्शन या पूरे प्लांट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे इंपैक्ट हैं जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जनरली उसको प्लांट में रह करके आप अनदेखा कर देते हैं। तो इससे हमारे प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे एक छोटे से चीज है स्टीम ट्रैप, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। इन अंडर मेंटेनेंस एंड नेग्लेक्टेड systems leakage can be found the piping, valve, process equipment, steam trap, flange and other connections. The economic losses can be significant to appreciate the massive economic impact of the wasting steam. ठीक है, क्या होता है, फ्लेंज हो या स्टीम ट्रैप हो, इक्विपमेंट हो, इससे जो भी हमारे लॉसेस होते हैं वो क्या होता है, हमारा इंपैक्ट करता है मैसिव इकोनॉमिक इंपैक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, आपके फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा देगा। आगे देखते हैं ये लाइन, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लेट्स गो बैक टू अवर एग्जांपल। मान के चलते हैं कि 1/8 इंच का कोई ऑरिफिस है या ब्लोइंग है। 1/8 इंच मतलब क्या होता है, 1/4 का आपका हो जाएगा 25 का डिवाइडेड बाय 4 तो 6.5। अब इसको 1/8 है तो और कम कर देते हैं, मतलब 3 mm का, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 के आसपास आएगा 1/8 इंच। 1/8 इंच ऑरिफिस ब्लोइंग स्टीम विच कॉस्ट अगर $5 है, $5 है मतलब $5 पर 100 पाउंड्स टू जनरेट, ठीक है, इट विल बी कॉस्ट मोर देन $500 टू रिप्लेस द लॉस्ट स्टीम। ये कैसे होगा, आगे पढ़ते हैं। as a leak become large even on the 30 pound system, the more costly it becomes, and as can be seen in the table, 1/2 inch leakage going under the repaired for 1 year will cost more than $8,000, and the life leak is life on is and system with the 125 pound service, the cost skyrocket to more than कितना, $25,000 a year। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, कि अगर किसी पाइपलाइन में 1/8 इंच का जो पाइपलाइन है, मतलब जिसका डायमीटर कितना हो, 3 mm हो, ठीक है, अगर उसमें हमारा 100 पाउंड का अगर लीकेज है, पाउंड, ठीक है, जैसे कि 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना होता है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.0005 टन होता है। मींस 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना होता है, 0.0005 टन होता है। अब ये 1 पाउंड को 1 लीड्स भी बोला जाता है, ठीक, LBS लीड्स, ठीक है। 1 लीड्स इक्वल्स टू क्या होता है, 0.005 टन होता है। अब सोचो 1000 पाउंड बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बराबर 0.5 टन। अगर पर आवर आपका 0.5 टन का, अगर 1 टन भी नहीं है, 0.5 टन भी अगर आपका लॉस जा रहा है, जो हमको दिखाई भी नहीं देगा इतना लॉसेस, ठीक है, वो कितना हमें इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियली, तो $25,000 का। अब $25,000 मींस कितना पैसा होगा, इंटू 80 रुपीज भी कर देते हैं तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए का, ठीक है। तो लगभग 20 लाख रुपए वो पर साल आपको क्या कर सकता है, इंपैक्ट दे सकता है। और यही छोटे अगर बॉयलर रहेगा तो लॉसेस करेगा ना। तो ये छोटे छोटे चीजों को हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं। Multiply this figure by the number of leak in a system that have gone unattended for the year, and the steam losses become astronomical. The out-of-pocket cost of replacing the lost steam could have improved productivity and the profit line in most companies. इसीलिए क्या किया जाता है, कोई भी कंपनी है, भले ही एक बार इंस्टॉल करने में थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली जो इंपैक्ट आ रहा है उसको क्या कर देता है, ये पूरी तरीके से कम कर देता है।
क्लियर है? 20 लाख का जो घाटा हो रहा था एक स्टीम ट्रैप से, अगर सोचो ऐसी हजारों स्टीम ट्रैप लगे होंगे तो कितने हो जाएंगे? लगभग 20 करोड़ रुपए पर ईयर आपका खर्चा हो जाएगा सिर्फ वो कंडेंसेट को निकालने के चक्कर में। अब इससे हमारा एक तो एनर्जी इफिशियंसी भी बचता है कि हमारा जो स्टीम है वो लॉस नहीं होता। दूसरा, स्टीम ट्रैप लगाने से जो हमारे स्टीम है वो लॉस नहीं होगा क्योंकि वहां से केवल कंडेंसेट बाहर जाएगा। दूसरा चीज, जब हमारा अगर स्टीम लॉस कम हो गया तो फाइनेंशियल बर्डन हमारा बहुत कम हो जाता है और हमारा जो एनर्जी इफिशियंसी है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि वो उसको कंडेंसेट को फिर से हम रीयूजेबल बना सकते हैं। क्लियर है? आगे वही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। यदि स्टीम एनर्जी लॉसेस बाय ऑरिफिस साइज, अगर ऑरिफिस साइज के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं? प्रेशर यहां पर पीएसआई में दिया हुआ है। पीएसआई 30 पीएसआई इक्वल्स टू, अगर 1 पीएसआई अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर आप लोग देखना कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? 14.23 पीएसआई के बराबर होता है। पीएसआई के बराबर होता है, पीएसआई जी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर 30 दिया है मतलब कितना आ जाएगा? लगभग 2 केजी प्रेशर। ठीक है, 30 पीएसआई मतलब अगर उस स्टीम का 2 केजी का प्रेशर है और फिश का साइज क्या होगा? 1/8 इंच होगा, मतलब 3 mm का साइज, केवल 3 mm, बहुत छोटा साइज है। ठीक है, 3 mm के साइज और फिश जो रहेगा वो 3 mm का साइज का रहेगा। स्टीम लॉस की अगर बात करें तो वो पर ईयर कितना, पर आवर जो है 12 लीव्स। अब 12 लीव्स मतलब क्या है? हमारा 1 लीव इक्वल्स टू 0.005 टन होता है। तो अब हमारा 12 लीव्स बराबर कितना होगा इसको चलिए देख लेते हैं। देखो कैलकुलेटर निकालो। अगर 2 केजी के प्रेशर के स्टीम में एक ऑरिफिस लगा है जिसका साइज क्या है? 1/8 इंच का ऑरिफिस है या छेद है, उससे हमारा कितना स्टीम लॉस होगा? तो 12 लीव्स इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाता है? 1 लीव्स इक्वल्स टू 0.0005 होता है, तो 0.0005 कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 0.06। आगे लिख के बता दो क्या यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 LBS इक्वल्स टू होता है 0.0005 टन होता है। तो हमारा 12 लीव्स बराबर क्या होगा? LBS इक्वल्स टू होता है 0.006 टन होगा। ठीक है, इतना हमारा स्टीम पर आवर क्या करेगा? वो लीकेज करेगा। अब ये टन में है, अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से इसको इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा? हमारा जितना भी आ रहा है इसको 1000 से इंटू कर दो तो ये आता है हमारा 6 केजी। तो 6 केजी पर आवर आपका स्टीम जो है लॉस हो रहा है। अब 1 केजी स्टीम बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तो 1 केजी स्टीम बनाने के लिए आप 1 केजी के लगभग कोल का उपयोग कर रहे हो, मतलब आपका कोल का भी कंजप्शन इसमें रहेगा, हीट लॉसेस रहेंगे, सारे बेनिफिशियरी इसमें आने चाहिए। तो अगर 6 केजी अगर ये डिस्चार्ज कर रहा है कितने से? तो केवल और केवल 1/8 इंच के पाइपलाइन से। ठीक है, पर आवर अगर ये इतना कर रहा है तो ये आपके एक दिन में कितना करेगा? इंटू 24, कितना हो गया? इंटू 24 कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 144 केजी कितना? पर डे। अगर आपका बॉयलर 340 दिन या 360 दिन अगर ऑपरेट होता है, पर ईयर की अगर बात करें तो पर ईयर अगर हमारा मान के चलते कि 360 दिन आपका बॉयलर चलता है तो ये कितना हो गया? लगभग 51840 केजी पर ईयर। मतलब कितना टन हुआ? कितना टन स्टीम गया जी? तो ये जाता है हमारा 51,000, तो 51.840 क्या हो जाएगा हमारा? टन पर ईयर। ये तो हो गया हमारा स्टीम लॉसेस। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्टीम लॉसेस है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। अब सोचो अगर इसी को ही हम लोग
1 लीटर अगर हम लोग पानी बनाते हैं, 1 लीटर यदि हम लोग पानी बनाते हैं डीएम वाटर, तो डीएम वाटर का कॉस्ट मिनिमम बता रहा हूं आपका अभी 30 रुपीज के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो स्टीम में कितना लगेगा, तो कम से कम इतना ही स्टीम का कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो 51,000 लीटर बनाने के लिए आपका मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा, अगर पानी को ही देखा जाए तो 51,840 लीटर सिर्फ पानी को अगर जोड़ेंगे हम लोग 30 रुपए के भाव से भी, तो पर भी हमारा कितना आता है 1555,200। मतलब कितना हो गया ये 15,55,000 का तो केवल आपका वाटर का कॉस्ट आ गया। अब जो फ्यूल जला रहे हो आप, इतने आपके स्टीम बनाने के लिए 51 टन आपके स्टीम बनाने के लिए आप कितना कोयला जलाओगे, तो याद रखना एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, 1 टन स्टीम बनाने के लिए हमें कितना 0.6 टन कोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 51 टन करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, कितना कोल होगा, तो 1 टन के लिए जब हमें इतना चाहिए तो 51.840 के लिए हमें कितना चाहिए, तो 0.6 से कर देते हैं, तो लगभग आ जाता है आपका 86.4 टन आपको क्या चाहिए, कोल चाहिए। ठीक है, अब 86.4 टन आपका कोल चाहिए, मतलब अब 1 टन के या 1 केजी कोल का रेट अगर हम लोग 20 से 30 रुपये भी ले लें, 20 रुपये भी ले लें, तो इतना टन कोल आपका जलेगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, केजी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है हमारा 86,400 केजी। अब इसका अगर हम लोग 10 रुपया या 20 रुपये भी ले लेते हैं अगर केजी कोल का, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कितना केजी चल रहा है, तो 20 रुपये भी लेते हैं तो ये होता है आपका 17,28,000 रुपया का लॉस होता है। ये केवल कोयले का है। ठीक है, ये वाटर का चार्ज है, तो कोयला और वाटर इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 17, 28, 1, 2, 3, तो पर भी ये हमारा कितना हो जाता है लगभग 34,56,000 रुपए का हमारा लॉस क्रिएट कर देगा। अब बताओ, एक साल में एक स्टीम ट्रैप से अगर 34,56,000 का लॉस हो रहा है, तो ऐसे अगर 10 स्टीम ट्रैप है तो प्लांट का क्या हाल होगा, इनटू अगर 10 कर दें मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3,45,60,000 का ये हमारा लॉस आएगा पर ईयर। अब सोचो कोई छोटा प्लांट है तो 3 करोड़ पे अपना सेविंग कर ही सकता है ना। अगर एक बार आप स्टीम ट्रैप लगाओगे तो लगभग वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको, मुश्किल से पड़ेगा तो 5 से 7 लाख रुपए में सारे जगह पर स्टीम ट्रैप लग जाए। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए खर्चा कर दो, फिर भी तो आपका कितना 3 करोड़ रुपया हर साल सेविंग करके देगा। क्लियर है? तो इसीलिए क्या करते हैं, स्टीम ट्रैप बड़े प्लांट हो या छोटे प्लांट हो, स्टीम लॉस को रोकने के साथ साथ आपके कॉस्ट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं स्टीम ट्रैप का। क्लियर हुआ यहां तक? तो ऐसी सभी जगह दिया है। ठीक, ये अलग अलग साइज के लिए है। 2 केजी प्रेशर में कितना आएगा, 8 केजी प्रेशर में कितना रहेगा, 20 केजी प्रेशर में कितना आएगा। तो 20 केजी प्रेशर में आप देख रहे हो $25,284 तक खर्चा होता है पर डे। ठीक है, अब इसको डॉलर में है तो इसको भी करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अगर वो कोई चीज 125 PSI पर है और अगर वो ½ इंच का है, ½ इंच का पाइप, अगर ½ इंच के पाइप में स्टीम ट्रैप नहीं है तो वो कितने डॉलर का हमें लॉस करेगा पर ईयर, तो 25,284 लगभग आपका 21,23,000 का ये लॉस कर देगा। समझ रहे हो? मतलब ये सारे चीज को देखा जाए तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए देखते हैं सिलेक्शन स्टीम ट्रैप परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में आप पहले तो टाइप्स आप जानते रहे, वो तो ज्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन बता दिए रहता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा रहे। क्या क्या चीज में हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, तो एक होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन, क्या चीज में कौन सा जगह पर आप यूज कर रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, टाइम टू सर्विस कितना देता है वो देखना है। फिर रेजिस्टेंस टू वियर, कंटिन्यूसली अगर वहां से कंडेंसेट फ्लो होगा तो क्या हो सकता है, वहां पे वियर रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से कंडेंसेट और स्टीम दोनों हैं तो टेम्परेचर कम और ज्यादा भी होगा और मॉइस्चर भी आएगा, जिसकी वजह से वहां पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस टू कोरोजन मतलब कि क्या होना चाहिए, उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिक शॉक। अब हाइड्रोलिक शॉक तो आएगा ही, क्योंकि आपको पता है किसी भी स्टीम लाइन में अगर पानी रहता है तो वो हैमरिंग करता है, तो हैमरिंग होगा तो क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बिंग अगर नहीं कर पाएगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन ज्यादातर मटेरियल क्या होता है, कास्ट आयरन बन जाता है। कैसे बोल रहा हूं कास्ट आयरन बन जाता है, जब पानी के संपर्क में आता है तो उसमें कोरोजन हो जाता है, कोरोजन होने की वजह से वहां पर कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, और कार्बन के परसेंटेज बढ़ने से धातु जो है ब्रिटल हो जाता है। तो ब्रिटल होने की वजह से उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग खत्म हो जाएगी, या तो हैमरिंग करेंगे तो डायरेक्टली टूट जाएगा। नेक्स्ट आता है वेंट एयर एंड CO2 एट स्टीम टेम्परेचर। स्टीम टेम्परेचर पर, रेटेड स्टीम टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, CO और ऑक्सीजन को वो रिमूव कर सके, ऐसा हमको बनाना है CO2 को। ऑपरेशन अगेंस्ट बैक प्रेशर, बैक प्रेशर को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब इनकेस अगर बैक प्रेशर आ रहा है तो उसको भी रोकने की क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल ड्रेट, अब जितने भी गंदगी है वो तो वहीं पे आके जमा होंगे, तो एबिलिटी टू ड्रेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या, बस इतना। तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं कि आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे अच्छा माना जाता है इन्वर्टेड बकेट टाइप को। इन्वर्टेड बकेट टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन्वर्टेड बकेट टाइप जो आता है वो हमारे किस में आएगा, तो ये मैकेनिकल में आता है, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, इन्वर्टेड बकेट टाइप मैकेनिकल स्टीम ट्रैप का है, स्टीम ट्रैप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा होता है। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, अभी बहुत सारी चीजें जानकारी रखनी है। Sorry for the late entry. Okay, boss. मैसेज करो जल्दी, कहाँ हो सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीम ट्रैप की कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उसमें कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और हम लोगों के लिए वो क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 1 सेकेंड। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या दिक्कत आएगा और क्या नहीं आएगा, हमारा मटेरियल क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी मटेरियल। स्टीम ट्रैप का जो बॉडी मटेरियल है ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। मैकेनिकल टाइप आएगा, थर्मोस्टेटिक टाइप आएगा और थर्मोडायनेमिक टाइप आता है। थर्मोस्टेटिक और थर्मोडायनेमिक जो है एक यूनिक टाइप्स है, उसको भी थोड़ा मजा आएगा पढ़ेंगे।
तो बॉडी अगर बात करें तो द मटेरियल यूज फॉर द स्टीम ट्रैप बॉडी कवर एंड अदर प्रेशर रेजिस्टेंस पार्ट आर नो डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज इन अदर टाइप ऑफ द वॉल्व। सम एग्जांपल्स आर, सबसे पहले आता है ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। ज्यादातर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील। बताओ किसका उपयोग करते हैं? तो ज्यादातर हम लोग एसएस का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। क्यों? अब देखो, इसका स्टेनलेस स्टील जो है, इसका रेट क्या रहेगा? हाई रहेगा। एसएस ज्यादातर इसको क्या नाम से फेमस है? एसएस के नाम से फेमस है। स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट क्या होता है? हाई होता है। कास्ट आयरन या डक्टाइल कास्ट आयरन का रेट क्या होता है? लो होता है, लो कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कास्ट आयरन होता है एक्चुअल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआई के नाम से जानते हैं। सीआई मतलब कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? यह हार्ड होता है, मतलब इसमें हार्डनेस की गुण होती है। दूसरा क्या होगा? ये डक्टाइल होता है क्या? नहीं होता। इसमें क्या होता है? ये ब्रिटल होता है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस की गुण अधिक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है। अब इसमें कार्बन की परसेंट क्या होती है? तो कार्बन इसमें ज्यादा होता है। कितना होता है? तो इसमें 2% से लेकर के कितना होता है? 4% तक कार्बन होता है। क्लियर है? ये कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज है। अब देखो, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा चीज, ब्रिटलनेस सबसे ज्यादा घटिया है। हार्डनेस अच्छा है, कार्बन का परसेंटेज ही हमारे लिए घटिया है। क्यों? देखो, किसी भी मटेरियल में जब हम लोग कार्बन का परसेंट इंक्रीज करते हैं तो मेटल क्या होता है? वो हार्ड होते जाता है। ठीक है। जिस भी मेटल में कार्बन का परसेंट बढ़ाएंगे तो वह मटेरियल क्या होगा? हार्ड होगा। और ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाता है? ब्रिटलनेस भी उसके साथ ही साथ बढ़ते जाता है। मतलब कार्बन का परसेंट इंक्रीज होगा तो दैट्स कॉल्ड ब्रिटलनेस के गुण में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है? जो ब्रिटलनेस होता है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। कास्ट आयरन जो है दो प्रकार के पाए जाएंगे। कौन कौन सा? तो फर्स्ट कहलाता है हमारा फ्री कार्बन, ठीक है, और एक रहता है हमारा कंबाइंड कार्बन, सीसी, एफसी एंड सीसी, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन। तो जिस भी मॉलिक्यूल्स में अगर फ्री कार्बन होंगे तो ये क्या होता है? सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाता है। फ्री कार्बन होने चाहिए, मतलब एक जगह पर परत टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फ्री कार्बन रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सॉफ्ट रहेगा मतलब उसमें वाइब्रेशन के डैंपिंग टार ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसीलिए जितने भी मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ज्यादातर वो क्या होता है? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और कास्ट आयरन जिसमें क्या हो? फ्री कार्बन हो, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एक और कास्ट आयरन पाया जाता है जिसमें कार्बन का परसेंट क्या होता है? परतदार होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड कार्बन। अब जब कंबाइंड कार्बन रहेगा तो क्या हो जाता है? वो तुरंत झटका लगेगा तो टूट जाएगा। तो याद रखना, कार्बन का परसेंट बढ़ेगा तो कार्बन का परसेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन अगर वो फ्री कार्बन है तब वो आपके लिए यूजेबल है। अगर वो कंबाइंड कार्बन है तो दैट्स कॉल्ड वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो ये कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। कास्ट आयरन को कास्टिंग किया जा सकता है, रोलिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें फ्री कार्बन है तब। लेकिन कास्ट आयरन को रोलिंग नहीं किया जा सकता जब उसमें कंबाइंड कार्बन है तब। क्या हो रहा है भाई?
ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में अगर ब्रिटलनेस का गुण रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी हमारा टूट जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट हो गया, क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन को डैम्पिंग टार्क को तो देगा, पर ब्रिटलनेस का गुण होने की वजह से क्या हो जाता है, ये कास्ट आयरन जल्दी टूट जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हमको दिखाई गई हैं, एक होता है ग्रे कास्ट आयरन और एक होता है डक्टाइल कास्ट आयरन। तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको तो समझ में आ गया होगा। अब ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, फ्री कार्बन पाए जाते हैं, और फ्री कार्बन होने की वजह से ये ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, वाइब्रेशन डैम्पिंग टार इसकी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसमें फ्री कार्बन होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया आपके प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग केमिकल की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको पता होगा जब भी हमारा कार्बन का परसेंट बढ़ेगा और ये O2 के साथ मैच होगा तो ये क्या हो जाता है, CO2, है ना। अगर इस कार्बन को CO2 अगर कंडेंसेट में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन, तो क्या हमारा ऑक्सीजन होगा, क्या नहीं रहता। लेकिन यहां पर जब भी हमारा मेटल में अगर कार्बन परसेंट रहता है और ये इन्वायरमेंट के उसमें क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के अगर ओपन रहेगा इन्वायरमेंट में, तो सबसे ज्यादा कोरोजन लगने के चांसेस होते हैं इस कार्बन के परसेंट की वजह से और ये O2 के वजह से, ऑक्सीजन के परसेंट की वजह से। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट देखा जाए तो CO2 के फॉर्म हो जाता है, लेकिन ये केवल और केवल गैस के फॉर्म में होता है। अगर ये आपका मटेरियल है तो मटेरियल में कार्बन का परसेंट ओपन एरिया में जाएगा तो क्या कर देगा, कोरोजन क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो ये रस्ट लग जाएगा। क्लियर, इसलिए हम लोग ज्यादातर इसका उपयोग नहीं करते हैं, और ये सस्ता होता है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट इंपैक्ट नहीं लाना है वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सस्ता वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील है वो, ठीक है, स्टील में कार्बन की जो परसेंट होती है इसको भी आपको जानकारी रखना है। ये तो हो गया हमारा कार्बन कास्ट आयरन का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टील के बारे से। तो जनरली हमारे पास जो स्टील होती है, ये स्टील कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहली बात याद रखना, 0 से लेकर के 2% के कार्बन तक, 2% कार्बन तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, इतने ही एरिया तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। अब ये स्टील जो है 4 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में। फर्स्ट क्या कहलाता है हमारा, डेड माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, उसके बाद आता है माइल्ड स्टील, फिर उसके बाद क्या आता है, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। उसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। क्लियर है, तो ये 4 प्रकार से स्टील में कन्वर्ट होता है। जब भी हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं तो 0 से 2 तक का स्टील कहलाएगा, 2 से लेके 4 तक 4% जिसमें कार्बन रहेगा ये हमारा कहलाता है कास्ट आयरन कहलाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना, 0 से 2% जिसमें कार्बन होगा मेटल में उसको हम लोग स्टील बोलेंगे, 2 से 4 तक जो रहेगा उसको कास्ट आयरन बोलेंगे, 4 से आगे जो रहेगा उसको हम लोग बोल लेते हैं सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट वगैरह में जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, तो स्टील यहां पर बोला गया है कौन सा, कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील में क्या है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है। तो कौन से कार्बन का स्टील का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंट आपके स्ट्रेंथ या उसके कंप्रेशर जो प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डिजाइन किया जाएगा, ये डिजाइनिंग का भाग हो जाएगा कि कार्बन का परसेंट हमको कितना रखना है उसके बॉडी पे, ताकि वो उस प्रेशर को रेजिस्ट कर सके या डिजाइन प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। क्लियर है, तो कार्बन स्टील में क्या होगा, कार्बन का परसेंट 0 से 2% तक हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। अब
स्टेनलेस को छोड़ दीजिए, केवल स्टील देखिए। स्टील में जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया कि स्टील हमारे 4 प्रकार से होंगे। बस इस स्टील में क्या है, कार्बन का परसेंट जैसे ही आएगा तो वो क्या हो जाता है, हमारा रस्ट लगता है। कभी भी वो लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या ऐसे करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, निकिल मिला देते हैं। ठीक है, निकिल क्रोम स्टील। ठीक है, निकिल लगेगा, उसके बाद में क्रोमियम लगा देते हैं। ठीक है, निकिल और क्रोमियम, तो ये बन जाता है हमारा। Fe के साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, निकिल और क्रोमियम का मिक्स कर देते हैं। तो जिस भी स्टील में, याद रखना स्टेनलेस स्टील एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें 36% क्या हो, उसका नाम आता है नाम इनवार स्टील। ठीक है, एक कहलाता है हमारा इनवार स्टील, इसको याद रखना इनवार स्टील को। जिस भी स्टील में यदि 36% क्या हो जाए, इनवार स्टील को मिक्स कर दिया जाए, तो वह क्या बन जाता है, एसएस बन जाता है, मतलब स्टेनलेस स्टील बन जाता है। अब इनवार स्टील जो है जनरली निकिल और क्रोम के साथ मिलकर के बनता है। अब निकिल और क्रोम हमारा क्या है, तो ये हमारा मॉइस्चर लगने नहीं देता मेटल में। ठीक है, इसीलिए आपका जितने भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके वर्नियर कैलिपर हो गए, माइक्रोमीटर हो गया, या स्टील रूल हो गए, वो किसके बनाए जाते हैं, एसिस के बनाए जाते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं इनवार स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, वो स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, 36% हम लोग इनवार स्टील मिला देते हैं, और इसी इनवार स्टील को ही हम लोग एसिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, मूर्छा लगने से रोकता है, जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग इनवार स्टील का उपयोग करते हैं। इनवार स्टील जिसमें भी 36% मिला दी जाती है, वो हमारा क्या बन जाता है, वो एसएस बन जाता है। तो ये भी याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा महंगा कौन सा होगा, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि ये बहुत सारे अलाइंग तत्व मिले हुए हैं, है ना, फेरस के अलाइंग तत्व मिले हुए हैं, इसीलिए इसका महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड की अगर बात करें, तो स्टीम ट्रैप की स्टैंडर्ड क्या है, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड सच एस ASME, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और DIN कैन इफेक्ट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द ट्रैप मटेरियल. For example, A126 cast iron has to maximum allowable pressure 13 बार. मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर कितना है कास्ट आयरन का, तो 13 बार तक, मतलब ये लो प्रेशर बॉयलर में जो लगते हैं ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द DNI स्टैंडर्ड DDS बट 16 बार 250 PSI जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ASMI स्टैंडर्ड आल्सो स्टेनलेस स्टील ट्रैप हैव बीन रिसेंटली बिकम अ मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज दे आर टिपिकली easier to maintain and offer a longer service life. जिसमें भी अगर 16 बार तक का उपयोग होगा, देखो 13 बार तक के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, कास्ट आयरन का। 16 बार के ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो ज्यादातर हम लोग स्टेनलेस स्टील का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट डक्टाइल मैलिएबल होगा, और साथ ही साथ इसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है, हाई टेम्परेचर पर वर्क किया जा सकता है, इसकी हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, कोरोजन से बचता है ना, केमिकल रिएक्शन नहीं होता ज्यादातर। तो ये तो थे कुछ कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा साइजिंग। अब आपको कहीं पर भी आप कोई भी प्लांट में जाएंगे तो एक चीज को याद रखना कि हमें कौन से पाइपलाइन पर कितने साइज के स्टीम ट्रैप का उपयोग करना है। अगर ये गलत हुआ तो आपके प्लांट के लॉसेस और बढ़ सकते हैं। क्लियर, तो इसलिए आपको ध्यान देना। तो जनरली क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीम यूजर improperly selection trap size based on the size of existing pipeline. However, trap is should be closely match the size of the piping on the outlet side of the equipment supply condensate to the trap. ठीक है, it is the generally recommended to size condensate piping on the discharge side equipment that are supplied the condensate to the steam trap according to the following tables.
मींस आपको क्या करना है, जो लोडिंग मैंने पहले बताया था कंडेंसेट लोडिंग के ऊपर ही इसके साइजिंग निर्धारित की जाती है। ठीक है, किसके अनुसार इसको चयन किया करेंगे, तो कंडेंसेट लोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रीम ट्रैप को क्या बोलना चाहिए, लगाते हैं या फिक्स करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडेंसेट लोड और इक्विपमेंट आउटलेट पाइपिंग का साइजिंग क्या होना चाहिए। मान के चलो कि आपका हाफ इंच का अगर पाइपलाइन है, तो हाफ इंच के पाइपलाइन में जिसका 200 केजी पर आवर क्या हो, 200 केजी पर आवर से कम जिसका कंडेंसेट लोडिंग हो, उसका उपयोग करेंगे। अब जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आप 1.5 इंच का पाइपलाइन मांगोगे तो 1.5 इंच वाला क्या देगा, वो आपको 200 केजी पर आवर कंडेंसेट लोड हो मैक्सिमम, वैसी वाला दीजिए बोलने से आपको मिलेगा। एक सेकेंड है, देख लीजिए इस टेबल को थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसेट लोड के अनुसार आप इसको ले सकते हो, है ना, लेकिन आपको पता रहेगा तब। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 1.5 इंच के पाइप में लगाने के लिए, 2 इंच के पाइप में लगाने के लिए दे दो बोल देते हैं। वो लाके तो दे देगा, लेकिन वो कंडेंसेट कितना लोड ले रहा है नहीं ले रहा है उसके अनुसार में वो चेंज होता रहेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1.5 इंच का हाफ इंच का पाइप है तो 200 केजी पर आवर से नीचे हो, 200 केजी से पर आवर से ज्यादा है तो 200 से 500 केजी पर आवर कंडेंसेट लोड के लिए हमारा कितना 3/4 इंच का क्या लगना चाहिए, हमारा आउटलेट डायमीटर होना चाहिए। उसके बाद 0.5 से 1 टन के लिए 25 mm मतलब 1 इंच का पाइपलाइन होना चाहिए। 1 से 2 टन के लिए आपको 32 mm मतलब कि 1.14 इंच का पाइपलाइन आपको लगाना पड़ेगा। 2 से 3 टन के लिए आपको 40 mm का, और 3 से 5 के लिए 50 mm का, ओवर 5 टन के लिए आपको 600 से 100 mm का मतलब 4 इंच तक के पाइपलाइन का कंडेंसर आप स्टीम ट्रैप आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक्चुअल साइज और ये उसका कंडेंसेट लोड, उसके अनुसार आपको क्या करना है, आपके स्टीम ट्रैप को डिजाइन करना है या खरीदने जाना है, या मार्केट में अगर आप बोल रहे हो तो इसके स्टीम कंडेंसेट लोड के अनुसार लेना। क्योंकि आपको पता है कि 1 इंच का पाइपलाइन आया हो तो 1 इंच के लिए हमें कितना चाहिए, 1 इंच के लिए हमें 25 mm के पाइपलाइन के लिए हमें कितना चाहिए, 0.5 to 1 टन पर आवर जिसका कंडेंसेट लोड हो, ऐसी हमें स्टीम ट्रैप को लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्शन। अब किसी भी स्टीम ट्रैप को जब हम लोग कनेक्टिंग करते हैं, कनेक्टिंग करना मतलब कि मान के चलिए, इसको मैं उदाहरण के लिए आपको एक पाइपलाइन बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। एक ग्राफ ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि कोई हेडर है, स्टीम हेडर है। अब इस हेडर से आपको एक चीज याद रखना ना, इसमें जो पॉइंट बने होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे करके एक पोर्ट बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट पोर्ट। कई जगह पर अलग अलग टाइप से कंडेंसेट पोर्ट भी रहता है, उसको भी बता दूंगा मैं, पाइपलाइन से निकल करके जो आता है। तो इस पॉइंट से मान के चलिए कि आपका यहां से पाइप को कनेक्ट करना है। जब ये पाइप को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर एक क्या दे देंगे हम लोग, वाल्व देंगे। ठीक, ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये तो हमारा स्टीम हेडर हो गया। और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, कंडेंसेट पोर्ट। इसको याद रखना ना, कंडेंसेट पोर्ट। ठीक है, कंडेंसेट पोर्ट के बाद में हमारा, इसको काटते हैं थोड़ा, यहां पर क्या आ जाएगा, वाल्व, मैनुअल वाल्व। ठीक है, MV लिख रहा हूं, मैनुअल वाल्व। मैनुअल वाल्व के बाद नीचे तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि एक हमारा हो सकता है एक NRB लगा दिया जाए यहां पर, वो ज्यादा सेफ है। ठीक है,
NRV। क्लियर? उसके बाद आगे जब जाएंगे तो एक और वॉल लगा होगा, अगर है तो डिजाइन में ज्यादा अच्छा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मैनुअल वॉल। इसके बाद आगे जब जाएंगे तो ये दो तरीके से ज्वाइंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं स्टीम ट्रैप को लगाएंगे, तो स्टीम ट्रैप को जब भी हम लोग लगाते हैं तो दो तरीके से, या तो उसको फ्लेंज के द्वारा जोड़ा जाए आपस में, ठीक है, ये क्या है हमारा फ्लेंज्ड है, तो आपस में फ्लेंज के द्वारा जोड़ा जाएगा, या तो इसको डायरेक्टली वेल्डिंग करके जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो लाइन में दिखा देता हूं। एक तो जो जुड़ा है फ्लेंज के सहारे से, और दूसरा जो एनआरबी जुड़ेगा वो जुड़ेगा डायरेक्टली वेल्डिंग की तरह। तो ये हमारा फ्लेंज ज्वाइंट, और ये हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट। ठीक है, ये वेल्डिंग ज्वाइंट वाला आएगा, फ्लेंज ज्वाइंट वाला आएगा। अब यहां से चला जाएगा, ये नीचे ड्रेन होगा, ये भी आगे जा करके नीचे ड्रेन हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका अरेंजमेंट है। अब या तो आप इसको हॉरिजेंटली लगाओगे तो पर भी अच्छा, ये क्या कहलाता है हमारा हॉरिजेंटल। इसमें क्या नाम दिया गया है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक कहलाता है हमारा इंस्टॉल्ड वर्टिकली एंड इंस्टॉल्ड हॉरिजेंटली। जब भी हम लोग पाइपलाइन से निकाल करके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर रखते हैं तो ये ज्यादा स्पेस लेता है, लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं तो ये क्या कर देता है, कम स्पेस लेता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कम करके वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादातर स्टीम ट्रैप को देते हैं, ताकि इसकी साइजिंग या एरिया ऑफ जो भी आप स्पेस बोल दो वो हमारा कम लगे। क्लियर है? तो ज्यादातर हम लोग ये जो स्टीम ट्रैप है इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको फ्लेंज के द्वारा या डायरेक्ट वेल्डिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा नट के थ्रू या नट बोल्ट के थ्रू इसको टाइट कर सकते हैं। डायरेक्टली उसके क्या रहेगा, पाइपलाइन में थ्रेड रहेगा और इसको जाकर के आप सीधा टाइट कर दो। तो तीन प्रकार से देखो। अब इसमें लॉसेस क्या है आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मान के चलो ये तीन प्रकार से हैं, कौन कौन से। एक कहलाएगा हमारा फ्लेंज ज्वाइंट, दूसरा आता है हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट, तीसरा आता है हमारा स्क्रू ज्वाइंट। अब ये तीन प्रकार से ज्वाइंट है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है, कोई बता पाएगा? सबसे बेस्ट कौन सा है? चलो एक एक कर करके देखते जाते हैं। जिसमें भी फ्लेंज ज्वाइंट होगा इसको रिप्लेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिप्लेस करने में रिप्लेसिंग टाइम क्या होता है, इसमें कम लगता है। लेकिन यहां पर जो पैकिंग लगता है ये क्या हो जाता है, हमारा कंडेंसेट की वजह से ज्यादातर लीक करना चालू कर देता है। तो ये ज्यादातर फ्लेंज ज्वाइंट क्या होता है, लीकेज ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा आता है वेल्डिंग ज्वाइंट। अगर किसी पाइपलाइन में डायरेक्ट अगर आप वेल्ड कर दिए हो तो वेल्ड है तो लीकेज तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से प्रॉब्लम आया तो रिप्लेसिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा ये तीसरा देखते हैं स्क्रू ज्वाइंट। अगर किसी चीज को अगर एक इसको हम लोग स्क्रू के द्वारा जोड़ते हैं तो स्क्रू ज्वाइंट में क्या होगा, ये थ्रेड अगर घिस जाएगा तो यहां से लीक करना चालू कर देगा। तो जब लीक करेगा तो इसको खोलने और टाइट करने में हमारा थ्रेड ज्यादातर खराब होगा, तो पाइपलाइन में बार बार थ्रेड को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो ज्यादातर हम लोग को क्या चीज ज्यादा अच्छा लगता है, या तो हम उसको डायरेक्ट वेल्ड कर दें, फिर काट के उसको तुरंत निकाल दें, फिर उसको काट के फिर से जोड़ दें, ताकि ये फ्लेंज ज्वाइंट वाला लीकेज हमारा कम हो जाए। लेकिन जहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई चीज रिप्लेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फ्लेंज ज्वाइंट कर देते हैं। चलिए
आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। ड्यूटी भी जाना है अपन को भी, जनरल शिफ्ट वाले हैं, इसीलिए आजकल मैं सोच रहा हूँ 2 बजे क्लासेस करेंगे, 2 से 3 खत्म करो, उसके बाद ड्यूटी जाओ। ठीक है, चलिए। तो क्लासेस समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सोचा था आज खत्म कर दूं लेकिन नहीं हो पाएगा, कल करेंगे ये सब चीज को।